हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट 2011 के गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए 31वां प्रश्न, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। ये पासे दिए हुए हैं आपको, खुले हुए पासे हैं ये। तो इनमें से ये बताना है आपको कि कौन सा पासा सही है इनमें से। तो पासे में विपरीत फलकों का जो योगफल होता है वो 7 होता है। अब देखिए आप, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसके 5 और 4 को जोड़ेंगे हम। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9। तो इसमें 7 सम नहीं हो रहा है। 6 और 5 को जोड़ेंगे, 6 और 5 का सम कितना हुआ, 11। 2 और 5 को जोड़ेंगे, इनका क्या सम हुआ, 7। और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10। तो खुले खुले हुए फलक, देखिए खुले हुए फलकों में किसका जोड़ साथ हो रहा है, बी ऑप्शन का। तो इसका आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। सवाल हल करना किस प्रक्रिया में शामिल है। अब जो भी हम क्वेश्चन अपना करेंगे, हम जानते हैं कि ये सीटेट हम प्राइमरी लेवल का कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चे के मानसिक आयु को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो छोटे बच्चों को सवाल हल करना कैसे सिखाया जाता है, अनुमान लगाना। छोटे बच्चों को अनुमान नहीं लगाया जाता। अनुमानित प्रश्न छोटे बच्चों द्वारा अनुमान नहीं लगाया जाता। व्यापक हल उनको हम नहीं सिखा सकते। हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, छोटे बच्चे जो है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, क्रियाकलाप आधारित उपागम। मतलब जैसे हमने उन्हें कुछ बच्चों को, यदि हम प्लस का सवाल दे रहे हैं, प्लस की संक्रिया सिखा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को कुछ स्टोन दे देंगे जिनको वो गिन सकता है। तो ये क्रियाकलाप आधारित उपागम हो गया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें जो भी आंसर इसमें लिखना है वो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के बच्चे की मानसिक आयु को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को कर्म में लगाइए। अब बच्चे में हमें क्या एबिलिटी लानी है कि वो आकार और स्थान की समझ विकसित हो जाए, उसमें कि शेप और स्पेस ये पहचान जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम बच्चे को क्या करेंगे, 2D आकारों को छाटना, 2 डायमेंशन थिंग्स को छाटना हम उसे सिखाएंगे। जैसे हमने उसको त्रिभुज दे दिया, चतुर्भुज दे दिया, तो वो उनको अलग अलग करके रख सके। फिर है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। अपनी मानसिक बुद्धि से वो उनका वर्णन कर सके। जैसे वो बता सके कि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं या चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं। उसके बाद वो क्या कर सकता है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। अब उसके बाद वो थोड़ा कंसेप्ट उसका क्लियर होगा, तो वो बताएगा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। इसी तरह चतुर्भुज में बताएगा वो। फिर उसके बाद सबसे अंत में वो क्या करेगा, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। फिर उसके बाद वो उसकी सभी विशेषताएं बताएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। निदानात्मक परीक्षण किस लिए करते हैं हम, निदानात्मक परीक्षण करते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ समझ में नहीं आई, बच्चे को क्या समझ में नहीं आई, उसके लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजा को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता है। बच्चे को यदि वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं,
जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी होती है हमारी, जैसे कि एक आम का मूल्य 10 रुपये है तो 10 आमों का मूल्य कितना होगा। अगर इस तरह के सवाल राजन को दिए जाते हैं तो वो यह नहीं समझ पाता कि इसमें मैं जोड़ करूं, गुणा करूं, भाग करूं या घटाऊं। तो इससे हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि उसको जोड़ घटा नहीं आता है, ना ही हम यह लगा सकते हैं कि वो बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यह है कि राजन जो है संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, उसको वर्ड प्रॉब्लम क्लियर नहीं है कि कब हम जोड़ करते हैं, कब गुणा करते हैं, कब भाग करते हैं या कब हम घटाते हैं। तो राजन अभी यह नहीं समझता है। आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। अब समचतुर्भुज क्या होता है हमारा? समचतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समचतुर्भुज की समान होती हैं। इस तरीके से आकृति बनती है इसकी समचतुर्भुज की। चारों कोण कुछ भी हो सकते हैं लेकिन समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। इसकी विकर्णों की लंबाई दी हुई है हमें कितनी? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। विकर्ण आप जानते हैं कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बन जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी की और सी डी की लंबाई दी हुई है। परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। तो चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो हमारे पास फॉर्मूला है भुजा निकालने का। पहले परिमाप निकालने के लिए हमें इसकी भुजा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यदि आप थोड़ा बहुत मैथ पढ़े हुए हैं 8 तक या 10 तक तो आपको पता होगा ये पाइथागोरस से जो है निकाला गया है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई है। d1 की वैल्यू हमारी 8 है, d2 की वैल्यू 6 है। हमने ये वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट कर दी। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो जब हम 64 में 36 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। तो 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। तो ये क्या है हमारा? एक भुजा की लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परिमाप। परिमाप कैसे निकलता है? समचतुर्भुज मैंने अभी बताया कि इसकी चारों भुजाएं समान हैं। तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 में 4 की गुणा कर देंगे, क्योंकि एक भुजा की लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर है तो 4 भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? तो 4 पंजे 20, 4 5 जा 20। तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। अभी हम प्राइमरी लेवल के बच्चे की बात कर रहे हैं और बच्चे को यही बताना है अभी कि क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले हम बच्चे को यही बताएंगे कि क्षेत्रफल होता क्या है, कि कोई भी स्थान जितना, कोई भी सामान या कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हम बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा बता रहे हैं। तो हथेली, पत्ती, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। हम बच्चे को उसके डेली लाइफ के एग्जाम्पल देंगे और ये बताएंगे कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से जो है वो क्षेत्रफल अभी वो निकाले कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, अनुमान लगाएं। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। अभी हम जब शुरू में क्षेत्रफल की केवल अवधारणा समझा रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी हमें भिन्न भिन्न आकृतियों का सूत्र बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। अभी हमें आयत की लंबाई चौड़ाई या लंबाई गुना चौड़ाई ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अभी ये भी हमारे लिए, अभी तो हम सिंपल उसको अवधारणा समझा रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। गणना करना हम उसको बाद में बताएंगे। तो आगे चलते हैं। NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से एक कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब NCF 2005 क्या मानता है कि गणित में जो है लॉजिकल थिंकिंग का महत्व होता है, कि बच्चे में सोचने की क्षमता होती, गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका होता है, कि बच्चा अपने लॉजिकल माइंड का प्रयोग करता है गणित करते हुए। तो वह किस सिद्धांत का पालन करता है?
आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित पालन नहीं करता है। उपयुक्त सिद्धांत का इसमें से कौन सा कथन है जो इस नियम का पालन नहीं करता है? तो नहीं करता है मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सा ऑप्शन इसमें ऐसा लिखा हुआ है जिसके लिए लॉजिकल माइंड की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें बताना है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बता देना। यदि हम बच्चे को ये बता देंगे कि यह सूत्र लगाओ, जैसे L गुणा B बता दिया हमने, और तुम क्षेत्रफल निकाल लो, तो इसमें बच्चे की क्या लॉजिकल माइंड लगा? उसने तो रट लिया इस बात को। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, जो भी वो एक्टिविटी से सीखेगा या अभ्यास करेगा खुद से, उसमें तो उसका लॉजिकल माइंड एक्टिव होगा। उसे पढ़ाने की विधि, टीचर किस विधि से पढ़ा रहा है, यह भी उसके लॉजिकल माइंड को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो एक केवल सूत्र बता देना बच्चे को उसकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने में हेल्प नहीं करेगा। तो हमें ये बताना था इसमें कि किस सिद्धांत का पालन नहीं करता, तो ए सिद्धांत का पालन नहीं करता। आगे चलते हैं। एक कक्षा से ये आपको एक रेक्टेंगल की शेप दी हुई है, इस पर 1/8 1/8 जो है निरूपित करना है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें 1/8 क्या नहीं है। जो भी आपके पास ये चित्र बना हुआ है इसमें से 1/8 क्या नहीं है, तो 1/8 क्या नहीं है इसमें से? तो आपको पता है कि 1/8 यदि आपको किसी रेक्टेंगल में बनाना है तो सबसे पहले उसके 8 ही पार्ट आपको इक्वल 8 पार्ट्स करने होंगे। तो आप देखिए सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में जो है एक तो इसके इक्वल पार्ट नहीं हो रहे हैं, और वो भी पार्ट भी कितने हो रहे हैं, 7 पार्ट्स हो रहे हैं। तो 1/8 को क्या निरूपित नहीं करता है? 1/8 को जो है सी पार्ट निरूपित नहीं करता है। फ्रैक्शन का सवाल है ये। आगे चलते हैं। इसको क्या पढ़ा जाएगा? जो भी आपको डिजिट्स दिखाई दे रही हैं इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो इसको पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये किस सिस्टम में लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये नीचे इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे। 9 से पहले हमने एक कोमा लगा लिया, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाते जाते हैं। इससे हमें पढ़ने में आसानी होती थी। एक कोमा हमारा 4 के बाद आ गया, इसको लिखेंगे 4,07,928। वैसे तो इसको सब हर एक बच्चा हल कर सकता है, लेकिन फिर भी किसी को परेशानी है तो ये हम जानते हैं कि ये 4 लाख पढ़ा जाएगा, ये 4 लाख। उसके बाद 7,928, 4 लाख या 4,07,928। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि माप की अवधारणा विकसित करनी है तो अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। एक बच्चे को माप मतलब कि नापना सिखाना है, तो बच्चे को सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में देखते हैं, चलिए हम क्या क्या है। सबसे पहले सी, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। कि बच्चे को 2 ऑब्जेक्ट हमने शुरू में दे दी, जैसे उसको पेंसिल बॉक्स दे दिया या उसको 2 पेंसिल दे दी जिनकी लंबाई कुछ की समान है या कुछ की डिफरेंट है। तो बच्चा केवल अवलोकन के द्वारा, कि बस अंदाजे से जैसे बच्चे को दे दिया और उससे पूछा इसमें से कौन सी स्मॉल है कौन सी बिग है, तो बच्चा अवलोकन के द्वारा सबसे शुरू में सीखता है कि क्या स्मॉल है क्या बिग है। उसके बाद बी देखते हैं। बी है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बच्चे को नापना सिखाया जाता है। कैसे? जैसे हम अपने हाथ की माप से सिखाते हैं या रस्सी के टुकड़े से सिखाते हैं, तो उनको अमानक इकाइयाँ बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ए ऑप्शन है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जब उसको अमानक इकाई आ जाएंगी तो उसको क्या, मानक इकाई जैसे स्केल से या फुटे से या इंच टेप से हम बच्चे को नापना सिखाएंगे। उसके बाद क्या होता है, शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। उसके बाद हम उसको सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ये उनके बीच में क्या संबंध होते हैं सबसे बाद में ये बताएंगे। तो इसको हमको ऑर्डर में लगाना था कि यदि हमें प्राइमरी के बच्चे को लंबाई मापनी सिखानी है तो हम किस ऑर्डर में चलेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चा क्या करेगा, अवलोकन करेगा, अवलोकन के द्वारा ही सीखेगा नापना। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद बच्चा
उसके बाद मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, उसके बाद मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, और सबसे लास्ट में क्या करेगा, शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच के मतलब दो इकाइयों के बीच में कंपेयर करना सीखेगा। आगे चलते हैं। यदि एक ऑपरेटर 4 को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए, 4+3 इक्वल टू 4+5+6। ये आपको एक ऑपरेटर दिया हुआ है। ऑपरेटर इसका क्या काम है कि ये 4+3 यदि लिखा हुआ है तो 4, 5, 6 मतलब 4 के बाद आने वाली 3 संख्याओं को, 4 के बाद आने वाली अगली 2 संख्याओं को हम लिख देंगे प्लस लगा के। इसके बाद 5+4 लिखा हुआ है, 5 लिखेंगे, उससे आगे आने वाली 3 संख्याओं को लिख देंगे। 5 लिखा, 6+7+8। यदि 6+4 लिखा है तो 6 लिखेंगे, इसके आगे आने वाली 3 संख्याओं को लिखा हुआ है। इसमें एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ाया। तो अब हमें n+8 दिया हुआ है। n+8 का n दिया हुआ है, ये ऑपरेटर दिया हुआ है। इस ऑपरेटर को इसमें n के साथ कैसे यूज़ करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 4 है यहाँ, तो यहाँ भी 4 लिखा हुआ है। यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 लिखा हुआ है। यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ है। अब हमारा n है तो हम भी क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हमने इसके आगे की 2 संख्याओं को लिख दिया है। अब यहाँ 8 लिखा हुआ है तो हम n से आगे की 7 संख्याओं को लिख देंगे। n से अगली संख्या क्या होगी, किसी भी संख्या की अगली संख्या निकालने के लिए उसमें एक प्लस कर देते हैं। तो n से अगली संख्या होगी n+1। उसके बाद n+1 से अगली संख्या क्या होगी, n+2। n+2 हमने लिख दिया। फिर n+3 होगा, n+4 होगा, n+5 होगा, n+6 होगा, n+7 होगा। हमने देखा कि एक कम लिखना है। यहाँ पर 3 संख्याएँ 3 दिया हुआ है तो मतलब 4, 5, 6 इससे आगे की 2 संख्या लिखनी है। हमें 8 दिया हुआ है तो इससे आगे की 7 संख्या लिखनी है। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, n को आपस में ऐड करेंगे। n कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n कितनी बार रिपीट हुआ है, n बार, 8 बार, तो 8n। और कांस्टेंट को हम आपस में जोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो 1 से लेके 7 तक की संख्याओं को यदि हम जोड़ें, यदि 1 से लेके 7 तक की संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जैसे 1 + 2 प्लस अप टू 7, तो इससे 7 को एक तो तरीका है कि आप बच्चों की तरह जोड़ें कि 1 में 2 ऐड करें, फिर 2 में 3 ऐड करें, 3 में 4 ऐड करें, या फिर एक सिंपल इसका आसान फॉर्मूला होता है 7 लिखें। जहाँ तक भी हमें संख्या को जोड़ना है 7 इंटू इससे आगे का नंबर लिखें 8/2। तो 2 4 जा 8, तो 7 4 जा 28, तो क्या आया 28। उससे पहले क्या आ चुका था हमारा 8n+28। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी। इसका आंसर हो गया सी, 8n+28। आगे चलते हैं। 43 क्वेश्चन। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चे को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। बच्चे के सामने हमने क्या किया कि उनके पर्यावरण में कुछ चीज़ें फिसलती हैं और कुछ चीज़ें लुढ़कती हैं। जैसे जो फ्लैट चीज़ें होती हैं वो आपकी, जैसे लकड़ी का गुटका है वो फिसलेगा, और जैसे जो बॉल है वो क्या है, वो लुढ़केगी। तो बच्चे के सामने हमने ये जो एग्जाम्पल हैं ये प्रस्तुत किए। इसके बाद क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चे का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। यह निर्दर्शन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर समझने से बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को, कहने का मतलब कि यदि हम बच्चे को एग्जाम्पल से कोई चीज़ समझाएंगे तो वो क्या करेगी, विद्यार्थी की संकल्पना को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। यदि हम किसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं तो वो बच्चे के दिमाग में आसानी से बैठ जाती है। इसका मतलब ये है कि हम बच्चे को यदि एग्जाम्पल से कुछ चीज़ समझा रहे हैं, यह एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना।
एक अच्छा गणितज्ञ होने की के लिए क्या जरूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, कि बच्चा हर तरह के ऑपरेशन समझ ले, उन्हें लागू करना सीख जाए और उनमें आपस में संबंध बनाना सीख जाए। जैसे बच्चे को हमने 2+2+2 ये सिखा दिया कि 2+2 क्या होता है, या 2+2+2 क्या होता है, 6 होता है। और एक बच्चे को हमने ये बता दिया कि 2 × 3, 2×3 = 6 ये होता है। उनको हमने प्लस करना तो सिखा दिया और मल्टीप्लाई करना तो सिखा दिया, लेकिन हमने अगर उनको इन दोनों के बीच में संबंध नहीं बताया कि यदि हम 2 को 3 बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 आएगा। तो इनके बीच के अंतर संबंध को नहीं समझाया हमने कि कैसे हम ऑपरेशंस के बीच में संबंध बनाते हैं, तो वो एक अच्छा गणितज्ञ नहीं कहा जाएगा। यदि उसने केवल ऑपरेशन लगाने सीख लिए तो ये अभी उसका अधूरा ज्ञान है। आगे चलते हैं। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो आपके पास क्या है, कुछ आम है। चलिए देखते हैं कितने आम है, 2 किलो 600 ग्राम। तो 2 किलो 600 ग्राम, 2 किलो में कितने ग्राम हो गए, 2000 ग्राम हो गए। और 600 ग्राम, तो 600 ग्राम 2000 ग्राम में और 600 ग्राम और जोड़ लिए तो कितना लिख सकते हैं इसको, 2600 ग्राम। ये इसके पास आम है। तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 किलोग्राम है ग्राम है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम और 450 ग्राम हमारे पास और है, तो 1450 हो गया। ये आगे क्या दिया हुआ है, आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो हम जानते हैं कि यदि ये पूछा हुआ है कि एक चीज़ दूसरे से कितनी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 0 में से 0 माइनस किया 0, 10 में से 5 माइनस किया 5, और 5 में से 4 माइनस किया 1, और ये 2 में से 1 माइनस किया 1, तो क्या आया, 1150। 1150 को कैसे लिख सकते हैं, 1 किलो 150 ग्राम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हमने सी टेट के 15 क्वेश्चन किए। आगे के जो 15 क्वेश्चन है बचे हुए, वो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में आपको कराएंगे। तो आप